2000 में टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग फर्म सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज इंडिया में एक बड़ी और सक्सेसफुल कंपनी थी। ये इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंजेस दोनों पर ही लिस्टेड थी और 2006 में उसके पीक पर $10 बिलियन से भी ज़्यादा की मार्केट कैपिटलाइजेशन थी। सत्यम एक बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी थी। इंडिया में तेजी से बढ़ने वाले आईटी सर्विसेज सेक्टर से बड़ी ही फायदा उठा रही थी। इसके इम्प्रेसिव रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी के कारण डोमेस्टिक और फॉरेन ये दोनों इन्वेस्टर इसके शेयर्स खरीद रहे थे। मगर ये सफलता का मुखौटा फाउंडर रामलिंगा राजू और उसके फैमिली द्वारा बनाया गया था और करीब 10 साल तक ये फ्रॉड चलता रहा। 2009 में ये ताश के तरह गिर गया जब कंपनी के बैलेंस शीट में $1.5 बिलियन की गड़बड़ दिख गई। स्टॉक प्राइस 90% से भी ज़्यादा घट गई और शेयर होल्डर की करोड़ों रुपए की वैल्यू मिट गई। फाउंडर और चेयरमैन रामलिंगा राजू को अरेस्ट किया गया और उन्हें मास्टरमाइंड होने के लिए 7 साल की सजा दी गई। इस वीडियो में हम सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज के बारे में डिटेल में जानेंगे और देखेंगे कि ये कैसे इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्रॉड बन गया। तो क्या हाल मेरे यार, उम्मीद है बढ़िया हो गए। तो बिना टाइम गवाए करे स्टार्ट। सत्यम 1987 में शुरू हुआ था। सत्यम के पास 3 बड़े बिजनेस सेगमेंट थे: बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, आईटी कंसल्टिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इंडिया में 2000 में एक तेजी से बढ़ रही मार्केट थी और आज भी ये देश के लिए एक महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है। इंटरनेट से पहले बड़े बड़े कंपनीज खासकर बैंक्स और अकाउंटिंग फर्म्स को मॉर्गेजेस एप्लीकेशंस, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इनके लिए हजारों एम्प्लॉइज को हायर करना पड़ता था क्योंकि इन रिकॉर्ड्स को मेनली पेपर पर लिखा जाता था। ये क्लरिकल एम्प्लॉइज कंपनीज के फ्रंट ऑफिस लोकेशन जैसे कि बैंक के ब्रांचेस यहाँ पर रहते थे। यूएस और दूसरे डेवलप देशों के लिए ये बड़ा खर्चीला काम था क्योंकि उनके यहाँ के वेजेस डेवलपिंग कंट्रीज के वजह से रिलेटिव तौर पर हाई थे। इंटरनेट के साथ ये प्रोसेस डेवलपिंग कंट्रीज में आउटसोर्स किए जा सकते थे जहाँ के वेजेस काफ़ी कम थे। जल्दी ही इंडिया सबसे ज़्यादा पसंदीदा ऑप्शन बन गया क्योंकि यहाँ एजुकेटेड और इंग्लिश स्पीकिंग वर्कर्स की बड़ी पॉपुलेशन। सत्यम एक ऐसे बड़े इंडियन कंपनीज में से ही एक थे जो इन बूमिंग इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व थी। दूसरा सेगमेंट था आईटी कंसल्ट। जब भी कोई कॉरपोरेशन नए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना शुरू करता था, खासकर लार्ज और कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर जैसे कि एंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम्स, तो एम्प्लॉयज़ को उसका इस्तेमाल कैसे करना है इसके लिए खास ट्रेनिंग की ज़रूरत होती थी। कंपनी सत्यम को कंसल्टिंग सर्विसेज के लिए हायर भी करती थी। नए सॉफ्टवेयर को सबसे एफिशिएंट तरीके से इम्प्लीमेंट करने और एम्प्लॉयज़ को उसका इस्तेमाल सिखाने के लिए अधिकतर सत्यम के कंसल्टेंट इंडिया से ही काम करते थे। इससे उनको कॉस्ट एडवांटेज मिलती थी। और लास्ट रूप में सत्यम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और मेंटेनेंस की सर्विसेज भी प्रदान करती थी। सत्यम कस्टम मेड सॉफ्टवेयर डेवलप और मेंटेन करती थी जो स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए काम में लिए जाते थे। जैसे कि 2008 में सत्यम फीफा वर्ल्ड कप और बीजिंग ओलंपिक्स के लिए लीड सॉफ्टवेयर पार्टनर था। उन्होंने दोनों इवेंट्स के लिए वेबसाइट बनाई थी जिसमें लाइव गेम स्कोर्स को अपडेट किया जा सकता था। हर तरह के हिसाब से सत्यम एक असल कंपनी थी। उनके पास हजारों से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ थे जो वैल्यूएबल सर्विसेज प्रदान करते थे और बिल्कुल रियल रेवेन्यू जनरेट करते थे। किसी को पता भी नहीं होगा कि आगे जाके ये इतना बड़ा फ्रॉड बनेगा। जैसे जैसे उनका रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ रहा था वैसे ही उनका शेयर प्राइस भी बढ़ रहा था जिससे वो इंडिया के सबसे वैल्यूएबल कंपनीज में से एक बन गए थे। इनफैक्ट सत्यम की इतनी रिस्पेक्ट थी कि 2008 में उनको गोल्डन पीकॉक अवार्ड भी मिला था जो इंडियन बिजनेस कम्युनिटी में सबसे प्रशंसनीय पुरस्कार में से एक है। ये इस पुरस्कार स्पेशली कंपनीज के कॉर्पोरेट गवर्नेंस की एक्सीलेंस के लिए दिया जाता है। कम से कम 1 साल में ही सत्यम की ये बात हंसने वाली हो गई थी। सत्यम को कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए पुरस्कार मिला था। यार यहाँ तक वीडियो इंटरेस्टिंग हो रही है और आपको पसंद आ रहे हैं तो यार लाइक कर दो, बाद में आप ऑब्वियसली भूल जाओगे, चीज़ें अजीब होने लगी। दिसंबर 2008 में जब सत्यम ने बिना सोचे समझे घोषणा की कि वो 2 रियल एस्टेट कंपनीज
मेहताज प्रॉपर्टीज और मेहताज इंफ्रास्ट्रक्चर को खरीद रही है। एक कंपनी के लिए मेहताज एक अजीब नाम था, क्योंकि ये ना इंग्लिश में एक असली शब्द था, ना हिंदी में या ही किसी और भाषा में। अगर आप ध्यान से देखें तो मेहताज सत्यम का एक एंटीग्राम था, यानी कि सत्यम का उल्टा लिखा हुआ नाम। इसका पता लगने पर पता चला कि दोनों मेहताज कंपनीज के फाउंडर रामा राजू थे, जो कि सत्यम के फाउंडर रामलिंगा राजू के भाई थे। मेहताज कंपनीज के पास हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस डॉलर्स की कीमत की ज़मीनें और रियल एस्टेट थी, यानी कि उनके पास असली संपत्ति थी। अगर आप सोच रहे हैं कि एक आईटी कंसल्टिंग फर्म क्यों ही एक रियल एस्टेट होल्डिंग कंपनी को खरीदना चाहेगा, तो आप अकेले नहीं है। इन्वेस्टर ने भी तुरंत इस डील पर शक किया और कंपनीज के प्राइस को 55% से गिराया। इन्वेस्टर लॉसूट्स की धमकी के चलते सत्यम ने ऑलमोस्ट इमीडिएटली इस डील को वापस ले लिया। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि क्या रामलिंगा राजू अपने भाई के रियल एस्टेट कंपनीज को खरीदना चाहते थे? वैसे तो सत्यम एक असल कंपनी थी, लेकिन उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाए गए रिजल्ट्स इतने प्रॉफिटेबल नहीं थे जितने कि वो दिखाए जा रहे थे। सत्यम एक अकाउंटिंग और पेरोल सॉफ्टवेयर यूज़ करता था, जिसे ऑन टाइम कहते हैं। राजू ने चुपके से इस सॉफ्टवेयर में एक बग डाला जो एक सुपर यूज़र रोल क्रिएट करता था। अपने सुपर यूज़र अकाउंट का इस्तेमाल करके राजू फेक इनवॉइसेस क्रिएट कर सकता था, जिससे किसी भी सर्विसेज के पैसे सत्यम को कभी भी नहीं मिलते थे, लेकिन रेवेन्यू तो जनरेट हो रहा था। और इसके अलावा उसने अपने भाई के साथ मिलकर 300 से भी ज़्यादा शेल कंपनीज बनाई थी, जो सत्यम के अकाउंट से चुपके से पैसे उधार लेते थे। इसके अलावा उन्होंने 6000 फेक सैलरी अकाउंट्स बनाए थे, जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। फेक एम्प्लॉयज़ को सहारा देने के लिए इस्तेमाल किए हुए पैसे सत्यम के फाउंडर रामलिंगा राजू अपने परिवार के पॉकेट में डालते थे। अंत में जो पैसा आईपीओ के जरिए न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंजेस पर रेज किया गया, वो भी सत्यम के बैंक अकाउंट में पहुंचा। उन्होंने इस पैसे का इस्तेमाल करके राजू के भाई के नाम पर मेहताज प्रॉपर्टीज और मेहताज इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू की। राजू के अनुसार ये फ्रॉड छोटे से ही शुरू हुआ था, लेकिन उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आर्टिफिशियली स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स ने एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशंस को कुछ ज़्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक बना दिया, जिसकी वजह से वो फेक रेवेन्यू और प्रॉफिट क्रिएट करने पर मजबूर थे। उसने कहा कि ये उसके लिए एक टाइगर पर सवार होकर ये सोचना है कि यार मुझे पता ही नहीं है कि टाइगर कब मुझे खा ले। इन्हीं सालों के दौरान उसने कंपनी के असल रेवेन्यू को बढ़ाने की कोशिश तो की, ताकि कंपनी के रियल ऑपरेशंस और उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बीच के गैप को वो कम कर सके, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो गई, क्योंकि कंपनी के रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा ही फेक था। पसंद तो आ रही होगी वीडियो, तो यार फिर देर किस बात की, सब्सक्राइब तो कर दो। उनके बैलेंस शीट पर दिए गए कैश और उनके बैंक अकाउंट में असल में कितने थे, इसके बीच का फर्क पड़ता ही जा रहा था। और 2008 के अंत तक वो प्रपोज मेहताज एक्विजिशन के नज़दीक आ गए थे। वो इस एक्विजिशन से बैलेंस शीट के डिफरेंस को दूर करना चाहते थे। कैश के बदले वो कंपनी के अकाउंट में हार्ड एसेट्स डालना चाहते थे, जो कि वो कोशिश में वो नाकाम रहे। जब एक्विजिशन फेल हो गई, तब राजू को ये एहसास हुआ कि उनका ये खेल अब ख़त्म हो चुका है, तो उसने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधे पर ली। कम से कम वो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक 5 पेजेस का लेटर भेजा, जिसमें उन्होंने माना कि 53 बिलियन रुपीस के बैलेंस शीट पर से 50 बिलियन रुपीस मतलब 95% फेक थे, और उसके अलावा 70 बिलियन लायबिलिटीज थे, जो उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर नहीं दिए गए थे। पूरी तरह से देखा जाए तो सत्यम एक बैलेंस शीट में 70 बिलियन रुपीस का झोल था, जो कि तब के 1.5 बिलियन डॉलर्स के करीब था। लास्ट क्वार्टर में उनका रेवेन्यू 27% से ज़्यादा ओवर एस्टिमेटेड था। उन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 24% से भी ज़्यादा बताए थे, लेकिन वो सिर्फ 3% थे। जब उनको अपने इस काम के लिए 7 साल की सज़ा सुनाई गई, तो उन्होंने खुद ही अपने एक्शंस का पूरी जिम्मेदारी ली। कम से कम वो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भेजे हुए लेटर में ये डिक्लेयर किया था कि उन्होंने और उनके भाई ने कंपनी से एक भी रुपया नहीं लिया, और इन्फ्लेटेड रिजल्ट्स के चलते उनको फाइनेंशियल तौर पर कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ।
अब तो हम जान गए हैं कि उन्होंने ये सब झूठ बोला था, क्योंकि उन्होंने कंपनी के अकाउंट से करोड़ों डॉलर्स की वैल्यू साइपन की थी और उनके भाई के रियल एस्टेट कंपनीज को शुरू भी उन्होंने किया था। उन्होंने ये भी दावा किया कि कंपनी को एक्स्ट्रा रिसोर्सेज और एसेट कैरी करने की ज़रूरत थी, जिससे उनका रेवेन्यू जस्टिफाइड हो, जिससे कॉस्ट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ। वो ये इम्प्लाई कर रहे थे कि सत्यम को इन्फ्लेटेड रेवेन्यू के साथ कंसिस्टेंट रहने के लिए उन्हें अनावश्यक वर्कर्स को हायर करना पड़ा, जिससे कॉस्ट बढ़ गई और कंपनी की असल प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई। सत्यम ने सच में 6000 अनावश्यक एम्प्लॉयज़ को हायर किया था। ये वो चीज़ें नहीं बता रहे थे जो कि रिक पेरोल पर सॉफ्टवेयर में थी। वो खुद ही अपने लिए सैलरी साइपन कर रहे थे। दोनों रामलिंगा राजू और रामा राजू को अरेस्ट किया गया और उन्हें दोनों को 7 साल की सजा दी गई। सत्यम असल स्टेटमेंट से कम प्रॉफिटेबल थी और कम सक्सेसफुल थी, लेकिन वो एक बड़ी कंपनी थी और थोड़ा प्रॉफिटेबल भी थी। स्टॉक प्राइस पहली बार फ्रॉड के बाहर आने के बाद 90% से भी ज़्यादा घट गई, मगर इंडियन कॉन्ग्लोमरेट महिंद्रा एंड महिंद्रा ने इस शेयर प्राइस के गिरने का फ़ायदा उठाया और सत्यम के मेजॉरिटी स्टेक को खरीद लिया। कुछ महीने बाद कंपनी का नाम महिंद्रा सत्यम बन गया। महिंद्रा ने बिजनेस को स्टेबल करने पर जोर दिया और सारे अकाउंटिंग फ्रॉड साफ की। 2013 में महिंद्रा ने रिमेनिंग पोर्शन को खरीद लिया और इसे अपने टेक्नोलॉजी सब्सिडरी टेक महिंद्रा में इंटीग्रेट कर दिया, जो आज भी काम कर रही है। टेक महिंद्रा एक बड़ी सफलता है और वर्तमान में उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 ट्रिलियन रुपीज से भी ज़्यादा है, यानी कि $12 बिलियन के बराबर। सत्यम के वारिस अभी भी जिंदा है, मैसिव आईटी कंसल्टिंग फर्म कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजीज के रूप, जिसका वर्तमान मार्केट कैप $30 बिलियन के ऊपर है। कॉग्निजेंट सत्यम और एक अमेरिकन कंपनी डन एंड ब्रैडस्ट्रीट के बीच में एक जॉइंट वेंचर के रूप में शुरू हुई थी और 1994 में एक इंडिपेंडेंट कंपनी बन गई थी। ये जो सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज के द्वारा शुरू की गई कंपनीज आज भी 2 सफल कंपनीज के रूप में जिंदा है, जिससे दिखता है कि फ्रॉड के बावजूद रामलिंगा राजू एक ब्रिलियंट बिजनेसमैन थे जो कि वैल्यूएबल बिजनेस बनाने में माहिर थे। अगर फ्रॉड ना किए होते तो वो शायद ही इंडिया के एक ब्रिलियंट एंटरप्रेन्योर के रूप में याद किए जाते, मगर उनका स्वार्थी नज़रिया ज़्यादा बड़ा हो गया था और अब उनका नाम इंडियन हिस्ट्री में बड़े स्कैमर के रूप में लिखा जाता है। तो गाइस, इस वीडियो को यहाँ तक समाप्त करते हैं। आप सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज के बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और आप इस वीडियो से क्या लेसन ले रहे हैं वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हमने टेस्ला के ऊपर एक वीडियो बना रखी है, वो आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तब तक के लिए